हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम। मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आप सभी का वेलकम है। क्लास 11th का ये वीडियो है। एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि क्लास 12 का जो बच्चे 11 से 12 में जा रहे हैं 2025-26 का बैच का एडमिशन शुरू हो गया है हमारे यहाँ। सभी बच्चे एडमिशन धड़ाधड़ करा रहे हैं। आप भी जल्दी से जल्द एडमिशन कराकर घर बैठे इत्मीनान से ऑनलाइन तरीके से पढ़ने का आनंद लें। मेरा दावा है इतना कम फीस में आपको कहीं भी ये ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलने वाली है जितना हमारी इंस्टीट्यूट आपको अभी ऑफ़र कर रही है। तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में आपका स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऐप में भी देख रहे हैं, तो ये सब अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। आप जल्द से जल्द एडमिशन करा लें और 17 मार्च 2025 से मतलब कि होली के बाद आपके नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। क्लास 12 के बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू होने वाला है। आप उसमें एडमिशन कराकर अपना सीट कंफर्म कर लें और इतना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपने पहले कभी वैसा फील नहीं किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाले हैं क्लास 11th के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से पूछा जा रहा है। देखिए, SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला ही टॉपिक हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका SI यूनिट क्या होगा। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं, डिनोट करते हैं I से। फॉर्मूला होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, अर्थात mr²। अब इसका यूनिट निकालना कौन सा भारी काम है। यूनिट और डायमेंशन कभी भी एग्ज़ाम में रट कर नहीं जाना है, आपको बस फॉर्मूला दिमाग में याद करके जाना है। फॉर्मूला याद रहेगा, धड़ल्ले से आप उसका यूनिट और फटाक से उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। और याद रखिएगा, यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसका यूनिट निकालते हैं। मास का हो जाएगा kg और डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर। कौन सा यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, kg मीटर स्क्वायर। आप मेरे साथ साथ आंसर दे सकते हैं, यहाँ स्क्रीन में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। बहुत सारे बच्चे आंसर जान रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर MCQ का वीडियो लाइए, सीरीज बनाइए, तो उसी कड़ी में आप लोगों के डिमांड को पूरा करते हुए हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैक बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधे, एकदम सिंपल, इसमें ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं जाता, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये कपल प्रोड्यूसेस, कपल क्या होता है, जोड़ा। कपल का मतलब जोड़ा, मतलब यहाँ पर कपल डिनोट कर रहा है एक फोर्स को जो पेयर्स में लगते हैं। पेयर का मतलब वही हो गया जोड़ा। जैसे मान लीजिए ये पेन कहीं रखा हुआ है, इसमें एक फोर्स इधर इस कोने पर लगा, इसके इस किनारे पर, और इसको ऐसे घुमा रहा है, दूसरा फोर्स इसको इधर से लग रहा है जिसको ऐसे घुमा रहा है। तो दो फोर्स लगा दोनों किनारों पर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, तो उसी तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल। तो जब कपल किसी बॉडी पर लगेगा तो क्या होगा, अभी जैसे आप इस देख रहे थे बॉडी को, एक फोर्स इधर से लगा, इसको ऐसे घुमाया, दूसरा ऐसे लगाया, उसको भी ऐसे घुमाया, तो ये क्या करेगा, घूमना चालू करेगा, अपने एक्सिस पर रोटेट करना चालू करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओनली रोटेशनल मोशन। कपल क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जैक में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। हम प्रीवियस ईयर्स का भी वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और भी प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट्स को हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग या कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस, CWH साइंस, इसको आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाना है, फिजिक्स का आप वीडियो देखिएगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी
सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मास का केंद्र। सपोज ये पेन है तो इसका मास कहाँ होगा? अगर हम आपसे पूछें इसका मास कहाँ होगा तो आप बोलिएगा सर इसका मास तो पूरे पेन पर है। सही है, इसका मास पूरे पेन पर एक जगह फैला हुआ है, सारे जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस मास का एक हम लोग काल्पनिक सेंटर मानते हैं, एक बिंदु मानते हैं जहाँ पर इस पेन का पूरा मास कॉन्सनट्रेटेड होता है, यानी कि जमा हो जाता है। उस बिंदु को बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर बोल रहा है सेंटर ऑफ मास के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। लाइज ऑलवेज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, सही हो सकता है। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, ये तो ज़रूरी नहीं है। लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, ये भी ज़रूरी नहीं है। मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, ये सही होगा कि वो सेंटर ऑफ मास या तो बॉडी के अंदर हो सकता है या बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब आप पूछिएगा सर बॉडी के बाहर कैसे होगा, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए। जैसे ये चूड़ी है, बैंगल या कड़ा बोलिए, जो हम लोग लड़के हाथ में पहनते हैं, ये इस तरह का गोल होता है, सर्कुलर। अब आप बताइए इसका मास कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर इसका मास इसके चारों तरफ रिंग में है, किनारे किनारे। अगर आपसे हम पूछे बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आप कहाँ बोलिएगा? बीच में होगा। तो बीच में तो खाली जगह रहता है, हवा। तो क्या इस केस में सेंटर ऑफ मास बॉडी के मास के अंदर हुआ या बाहर हुआ? सीधा सा जवाब है सेंटर ऑफ मास बॉडी के मास के बाहर हो गया, मतलब कि आउटसाइड हो गया। लेकिन अगर दूसरी जगह हम इस पेन का बात करते हैं तो इस पेन पर जो सेंटर ऑफ मास है इस पेन के मास के अंदर बीच में ही होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास या तो उसके अंदर या उसके बाहर कहीं भी लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो सेंटर ऑफ मास को प्रभावित करता है? अब देखिए, जैसे ये एक पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा। अगर कोई बॉडी स्फेरिकल शेप का हो, बॉल ले लेंगे, उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के मास का एक काल्पनिक बिंदु होता है जहाँ पर हम मानते हैं कि सारा मास जाकर जमा हो गया है। तो शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो उसको प्रभावित करता है। पहला सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसलेटरी एनालॉगी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेटरी एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब होता है किसके समान। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को किसके समान माना गया है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मास ऑप्शन है वही सही होगा कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ट्रांसलेटरी एनालॉगी है मास, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। आपको हम दो को यहाँ पर वर्ड्स लिख दे रहे हैं जो आपको याद रखना है। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टॉर्क। टॉर्क को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, ये पहला, ये दूसरा, अगर आ जाए मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, तब आपको लिखना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, आंसर हो जाएगा बी एंगुलर मोमेंटम। देखिए, एनालॉगी ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। फोर्स का एनालॉगी क्या है रोटेशनल मोशन में? एनालॉगी का मतलब के समान। तो जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और वो बॉडी रोटेट करने लग जाए, घूमने लग जाए, ऐसे ऐसे रोटेट करे, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं, घर का दरवाज़ा हो, खिड़की हो, किसी को आप खोलते हैं तो आप उसके हैंडल पर ऐसे फोर्स लगाते हो, उसको ऐसे खींचते हैं, तो क्या होता है, दरवाज़ा ओपन हो जाता है। आपने फोर्स लगाया, बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट कर गया। आप कॉपी का पेज पलटते हैं,
ऐसे कोना पर फोर्स लगाते हैं, पेज को पलट देते हैं। तो आपने फिर वही काम किया, फोर्स लगाया, बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट हो गया। तो जहाँ बॉडी में फोर्स के कारण रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एनालॉगी ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन इज टॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ। देखिए अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया, फोर्स था तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉगी टॉर्क था, तो टॉर्क का कौन होगा? फोर्स होगा वापस से। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा फोर्स। एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, देखिए अभी हम लोग देखे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉगी कौन था? तो मास था। तो मास का एनालॉगी कौन होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला ऑप्शन हो जाएगा। व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि कब कोई वस्तु रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस की स्थिति। तो रोटेशन भी हो रहा है और वो बैलेंस भी है। किस कंडीशन में ऐसा होता है? जब वो रेस्ट में होता है। व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट जीरो, जब बॉडी पर कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा तो वो तो हमेशा बैलेंस स्थिति में रहेगा, रेस्ट की अवस्था में रहेगा। तो यही ऑप्शन सही है, बी नंबर, व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट जीरो। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है थिन सर्कुलर डिस्क का, जिसका मास m है, रेडियस r है और एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया है। आपको जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक लिस्ट मैंने बनाया था और लिस्ट में ये लिखा था ऑब्जेक्ट का नाम एक तरफ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है और उसके बाद उसका फिगर। 3 चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट, एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और उसका फिगर कितना कैसा होगा। उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाफ mr स्क्वायर। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एक्सिस ऑफ ए रिजिड बॉडी। लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्सिस है ये वाला, इसी में एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा एक्सिस के रोटेशन के अबाउट। तो जब बॉडी यहीं पर है, कहीं जा नहीं रहा, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। अगर ये बॉडी मूव करता है ऐसे, अपने प्लेस को चेंज करता, तब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता, लेकिन एक्सिस पर ही पार्टिकल है तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 12 का ए नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द SI, ये 14 नंबर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन A बराबर होता है dv बटा में dt, ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन का बात करते हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और ये होता है एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, यहाँ टाइम फिर से आ गया तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट, रेडियन। देखिए पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ सही है, यहाँ पर सेकेंड है। ऑप्शन जब टिक लगाइएगा तो बहुत ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि बहुत बार हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। आप जानते सही हैं लेकिन टिक कहीं गलती से दूसरे ऑप्शन पर हो जाता है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक से देख देख कर टिक लगाना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ओर। एंगुलर मोमेंटम अभी हम चर्चा किए थे शुरू में आपसे। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, और ये होता है लीनियर मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, mv इंटू आर, एम भी आर। तो m का हो गया kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और फिर से मीटर, तो बन गया kg
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। देखिए ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहाँ है, मिल रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग और आगे देखते हैं। ऑन व्हाट क्वांटिटीज डज एंगुलर मोमेंटम डिपेंड? एंगुलर मोमेंटम किस पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। मास एंड वेलोसिटी, मास एंड रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जब बात हो रही है एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, उन दोनों पर डिपेंड करता है। तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले जैक में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से रिपीट हो सकता है, ध्यान से जरा क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। जब किसी वस्तु पर टॉर्क जो बाहर से लग रहा है वो जीरो है, तो क्या चीज़ कांस्टेंट होगा? क्या चीज़ कांस्टेंट होगा? तो आप जानते हैं जब टॉर्क लगता है तो बॉडी रोटेट करता है, घूमता है, और जहाँ घूमने वाला बात होगा वहाँ पर क्या होगा? लीनियर मोमेंटम तो नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ रोटेशन की बात होती, घूमने की बात होती, वहाँ एंगुलर वर्ड आ जाता है। तो जब टॉर्क लगेगा ही नहीं तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, या उसको बोलेंगे कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब तो हम देख लिए थे अभी। ये क्वेश्चन देखिए, सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उससे क्वेश्चन यहाँ सामने आया है 26 नंबर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये अभी हम चर्चा किए थे कि सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी के अंदर ही रहे, ये बॉडी से बाहर भी हो सकता है। और अगर आपने वीडियो शुरू से देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने किस चीज़ का एग्जाम्पल आपको दिया था। आपको याद होगा मैंने एक चूड़ी का एग्जाम्पल दिया था। चूड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं बैंगल, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पेंसिल का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर होता है। शॉर्ट पुट जो गोला होता है उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके अंदर होता है। डाइस, डाइस का मतलब पासा, जिससे हम लोग लूडो में खेलते हैं, पासा फेंकते हैं, 1 से 6 तक नंबर उसमें दिए रहते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके अंदर होता है। बैंगल मतलब ये चूड़ी, कड़ा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मास के बाहर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है 28 नंबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है सॉलिड स्फीयर का, एक ठोस गोले का, जिसका मास m है और रेडियस जो दिया है वो r दिया हुआ है। अबाउट इट्स डायमीटर, एक ठोस गोला है, इस तरह से इसको रंग देते हैं, पता चलेगा ठोस है, सॉलिड है। ये इसका सेंटर यहाँ पर कहीं हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। डायमीटर से एक्सिस पास कर रहा है, तब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, हम लोग उसको सॉल्व किए थे, 2/5 mr², ये आंसर होगा 2/5 mr²। देखिए ये पहला नंबर में मिल रहा है 2/5 mr²। तो इस तरह से इस यूनिट, इस चैप्टर का भी हम लोग देख लिए हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है सामने, देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ गया, हम लोग उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आप नहीं भी जानते हैं बच्चों, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस का यूज करना है। यहाँ पर बोल रहा है रेडियस, तो रेडियस जब भी होगा उसका यूनिट हम लोग मीटर में लेंगे, क्योंकि रेडियस एक तरह का लेंथ होता है जो सरकमफेरेंस से सर्कल के सेंटर की दूरी को बताता है। तो जहाँ लेंथ का बात होगा तो वहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का जो यूनिट होगा ऑप्शन सी सही होगा, मीटर।
देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हम लोग उसको कर लिए। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो बॉडी का किस पर निर्भर करता है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन पहले आप समझ लीजिए क्या होता है, वो एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कहाँ से, अभी हम आपको बताएं, सेंटर से लेना पड़ेगा। तो सेंटर के जगह यहाँ पर एक्सिस होता है, जैसे इसको हम लोग फिगर से बनाते हैं, देखिए यहाँ एक्सिस है, इधर इसको कोई बॉडी ले लिए, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इसका दूरी अलग अलग है एक्सिस से। तो सबका जो दूरी हम लोग मेजर कर रहे हैं वो एक्सिस से ही कर रहे हैं ना। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बॉडी का जो निर्भर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। 41 का ए सही हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है। बस इसी तरह के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आइए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं। वही सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, और यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। देखिए, बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो मूव करेगा, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अगर हम पेन को ऐसे मूव करेंगे तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसी वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर उस सिस्टम पर कोई बाहर से क्या नहीं लगे। तो बाहर से अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये अपना कांस्टेंट इस वेलोसिटी से जाएगा। अगर जहाँ इसमें फोर्स लग गया तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और जहाँ वेलोसिटी चेंज होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन आता है, सभी को पता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। जब बाहर का एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? 0 हो, तभी उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक्सिस से रिलेटेड बात करता है कि किसी एक्सिस से रिलेटेड कोई बॉडी है, उसका मास को लेना है और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है, एम आर स्क्वायर। तो कहाँ से ले रहे हैं? एक्सिस से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपसे पूछा गया, ये आपको हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। आर के ई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला होगा हाफ। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी का लिखते हैं, तब रोटेशनल का बनाएंगे, ठीक है। पहले आप काइनेटिक एनर्जी का बोलिए, एम वी स्क्वायर, तुरंत आपको पता है। अब हम लोग जानते हैं एज भी बराबर होता है ओमेगा आर, तो भी की जगह ओमेगा आर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 एम ओमेगा आर का स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर को एक साथ रखिए, ओमेगा स्क्वायर को इधर कर दीजिए, और 1/m आर स्क्वायर बन जाएगा ये वाला क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये बन गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए, कभी मैंने फार्मूला याद किया नहीं। अब जैसे हम फार्मूला याद नहीं करते हैं, आपको भी फार्मूला याद करके नहीं जाना है। एग्ज़ाम में बस अपने दिमाग से फार्मूला को निकाल देना है और आंसर ले आना है। देख लीजिए कहाँ पर है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन तो रिपीट है, आज भी हम लोग किए थे। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, मतलब कि आई को लेने बोल रहा है, आई ले लीजिए। और क्या बोला लेने के लिए? एंगुलर एक्सेलरेशन, आई अल्फ़ा, आई अल्फ़ा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, ये हो जाएगा टॉर्क के बराबर। टाउ बराबर आई अल्फ़ा फार्मूला होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, टॉर्क। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर निर्भर करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर निर्भर करता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, कैसे कैसे पार्टिकल्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, मास पर तो करता ही है, क्योंकि फार्मूला में टर्म आता है एम, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ पर एक्सिस है। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से निकालेंगे तो अलग आएगा, अगर उसी को हम किसी कॉर्नर से निकालेंगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा, क्योंकि एक्सिस चेंज हो जा रहा है, तो एक्सिस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब पर निर्भर करता है। हाँ तो ठीक है, यही सब क्वेश्चन हम लोगों को करना था, हमने सारा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कर लिया है। जाते जाते फिर से आपको याद करा दे रहे प्यारे बच्चों, एडमिशन शुरू हो चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूट पर, आप हमसे जुड़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और घर बैठे कम से कम फीस में आराम से अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपके लिए यहाँ पर बैचेस खुले हैं। अगर आप हजारीबाग में हैं तो ऑफलाइन बैच में आकर जुड़िए, अगर हजारीबाग से बाहर हैं तो घर बैठे इत्मीनान से आराम से हमारे साथ जुड़कर पढ़िए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग इसके अगले पार्ट में एक नए चैप्टर के MCQ के साथ। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।